या हाय हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अमित कुमार। आज हम देखेंगे कि जो आरपीएससी आरएएस जो मेंस हुआ था 17 जून को, उसमें जो पेपर वन था उसमें सोशियोलॉजी सेक्शन को आज करेंगे। और सोशियोलॉजी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट सी का पार्ट है जिसमें सोशियोलॉजी मैनेजमेंट और ऑडिटिंग था। और मैनेजमेंट का पढ़ने पहले कर चुके हैं, ऑडिटिंग का हो चुका है, आज सोशियोलॉजी का है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। सिलेबस बोलता है कि सिलेबस ये स्पेशली 4 पॉइंटों में दिया हुआ है। पहला सेक्शन बोलता है कि कैस्ट और क्लास के बारे में आप उनका ओरिजिन, नेचर, फंक्शन, चैलेंज वो सब बताओ। जिसमें कि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट के बारे में होगा कि उसने क्या कहा, किसने क्या कहा। जैसे घुरिये थे, एम एन श्रीनिवासन थे, एंड बनर्जी थे। उनकी क्या क्या डेफिनेशन है रिलेटेड टू द कास्ट एंड रिलेटेड टू द क्लास। क्लास मेनली ब्रिटिश के टाइम से स्टार्ट हुआ था। लाइक जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें लेबर क्लास हुआ, मल्टीपल क्लासेस हुई, टीचर्स हुए, अदर रिलेवेंट ग्रुप्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। इनके बारे में ये स्टार्ट होता है। फिर आता है प्रोसेस ऑफ चेंज, लाइक इन सोसाइटी, हाउ सोसाइटी इज चेंजिंग। सो उस चेंज के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, लाइक वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, डीसंस्कृताइजेशन आल्सो। देन नेक्स्ट सिलेबस का क्वेश्चन है कि सोसाइटी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। कि जैसे डाउरी हो गया, मैरिज इश्यू हो गए, चाइल्ड मैरिज हो गया, करप्शन हो गए, कम्युनलिज्म हो गया। स्पेशली जो दलित्स के खिलाफ, जो भी एल्डरली के खिलाफ या डिसेबल्ड के खिलाफ जो भी एट्रोसिटीज़ होती हैं, उनसे रिलेवेंट क्या क्या लॉज हैं, क्या गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स हैं, वो सब इस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्राइबल कम्युनिटी इन, बिकॉज राजस्थान में ट्राइबल कम्युनिटी है, लाइक इन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सम बारा। सो इनका बारे में जरूर एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। आप चाहे 5 नंबर में ले लो, चाहे 2 में ले लो, जरूर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। सो देखते हैं अभी 17 जून को आरपीएससी ने क्या क्या पूछा था। ओके, सो आरपीएससी का फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को अच्छे से समझना, पूछ क्या रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट से आप क्या समझते हैं। कोट्स में दिया है, मीनिंग कि स्पेशली इसी के बारे में बताना है, इधर उधर आगे पीछे कुछ नहीं करना है। ओके, सो इन सेक्युलराइजेशन, सेक्युलराइजेशन ऑल्सो मेंशन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया एज ए स्टेट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, एंड ये वो सेक्युलरिज्म होता है कि पॉलिटिक्स विल हैव नो इंटरफेरेंस इन रिलीजन, दैट इज कॉल्ड secularization. Like state doesn't endorse any specific religion, so that's called secularization in Indian constitution. Here ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट का क्या लेना देना है। सो देखो, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से अगर आप कास्ट को देखोगे तो जो कास्ट इफेक्ट कर रही है इंडियन पॉलिटी को, like in your elections, political parties, they field their candidates based upon the caste. They see their vote banks. Their coalition also makes how it depends upon Indian polity. How can it be? Okay, so secularization of caste is how the caste is being perceived in modern times in our society. So let's see the definition. The definition shift reflects the broader sociological shift from the traditional ways religious justified hierarchy to a modern, pragmatic and often politically charged social structure. देखो, डेफिनेशन सिंपल सिंपल ये है कि जो ओल्डर ट्रेडिशनल वेज थे उसमें जो कास्ट को जिस तरीके से देखा जा रहा था और आज जिस तरीके से कास्ट को देखा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। ओके, तो मेन मेन जो इम्पोर्टेंट होते हैं कीवर्ड्स, वो आपके आंसर्स को बेटर बनाते हैं। जैसे कि सोशियोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द मॉडर्न और पॉलिटिकली चार्ज्ड, pragmatic, how the caste has been perceived by India, by our Indian context, how Indian polity is looking into the caste. This is called secularization of caste. Okay, so next question पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म। देखो यहाँ पे भी कोट्स में लिखा है कि सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म क्या है। मीन्स ये डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है कि सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म से आप क्या समझते हो। देखो, वीनो कम्युनिटी जहाँ पे एक तरह के लोग होते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, उनका अपना पहनावा होता है, उनका अपना खाने का तरीका होता है, राइट। सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म क्या होता है, उसी एक ब्रोडर कम्युनिटी में एक स्मॉलर सेक्शन होता है, वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी चाहता है, वो अपने आप को अलग दिखाना चाहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट, नागा सेपरेटिस्ट से दे वांट देयर डिफरेंट आइडेंटिटी, सो separation from the original broader group. Okay, so this is how our answer should be. So let we can see the answer here. Rejects the shared framework and seeks to break away. कश्मीरी एंड नागा सेपरेटिज्म एग्जाम्पल बताया है कि जो शेयर्ड फ्रेमवर्क था एक ब्रॉडर कम्युनिटी के बेस में, जो भी शेयर्ड फ्रेमवर्क होते हैं, दे नीड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम देम, डिमांड सेपरेशन चाहिए उन्हें, दे डोंट वांट टू लेबलिज्म विद द सेम आइडेंटिटी, परसीव्ड ग्रीवेंसेस, बिकॉज बड़ी कम्युनिटी होती है, छोटी कम्युनिटी उसी के अंदर सब सेक्शन में आइडेंटिटी नहीं मिलती है, इतनी पहचान नहीं मिलती है, सो दे हैव देयर ग्रीवेंसेस आल्सो, सो दे वांट टू मोबिलाइज एंड देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट आल्सो। ये आपने देखा होगा मणिपुर, नागालैंड, यहाँ होते रहते हैं कम्युनिटीज के बीच में, दो ट्राइब्स के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरपीसी ने पूछा, रिलेवेंट टू द व्हाट डू यू मीन बाय सोशियो कल्चरल एजिंग, ये था आपके सिलेबस में देखा होगा, सिलेबस में दिखा देता हूँ वापस से। ओके, पीछे नहीं जा रहा है बट हाँ, ओके, सिलेबस में जो सेक्शन था मेजर चैलेंजेस विद द सोसाइटी, इसमें था डिसेबल्ड एंड एल्डरली पीपल्स। ओके, सो उस सेक्शन से एक क्वेश्चन है कि सोशियो कल्चरल एजिंग क्या है, मतलब आप एक सोसाइटी एजिंग को किस तरह से देखती हैं, लाइक इन एज डिफरेंट एज ग्रुप्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उस बारे में ये पूछना चाह रहा है कि इन सोसाइटी और इन कल्चर हाउ एजिंग इज परसीव्ड, व्हाट इज दियर रोल्स एंड दियर एक्सपेक्टेशंस। ओके, अभी अपन देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने चाहिए। So these are the points, like social roles and expectations relevant to the people's different group of ages, cultural attitude towards aging, like a human being has a definite life. So from born to death, we go through different ages. So what is the attitude of that culture? Like because North India, South India, Western India, Northeast India, Central India, different communities also there, different cultures also there. So how they perceive the aging? Recently, Indian government Niti Aayog launched an index relevant to the aging, like which state, which community has a good behavior, good attitude towards elderly people or aging people. That Kerala tops it. So this question may be relevant to that context. And socio-economic factors also, how because around 60 government retires people, then how society expects from them, this is relevant to that question. Okay, now it is नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज से सेंस यही है बिकॉज ड्रग इज ए मेडिसिन that affects your human biological systems in a different way rather than your food. Okay, drug a small quantity, required quantity as per perceived by medical professionals, it will give you benefit from that pain, from the disease, but in in out boundary of the prescribed limit, it will affect your biological systems in a different way, like your motor systems of your body, your biological system will not work as expectations. ड्रग अब्यूज में एक आदत पड़ जाती है बार बार करने की इस चीज को, इसमें एक डोपामाइन रस बोलते हैं जिसको, कि आपको अगर वो चीज नहीं मिली तो आप वापस उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जितने भी क्राइम्स रिलेवेंट होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स करते हैं, उनका शरीर उसमें साथ नहीं देता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए,
मैं क्या करूं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, इस बारे में है। ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ ड्रग अब्यूज। तो ड्रग अब्यूज की रीइंफोर्समेंट थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि व्हाई ए ह्यूमन बीइंग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को लेने के बाद में उसके जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो वापस से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, लाइक रीइंफोर्समेंट होने लग जाता है, बार बार उसी ड्रग का यूज को रीइंफोर्समेंट होता है। इट एक्सप्लेन द बिहेवियर। ओके, सो दो कीवर्ड्स हमें इस क्वेश्चन में यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट टाइम। देखिए, साइकोलॉजिकल बिहेवियर फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन ड्रग यूज एंड एडिक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोसेस। लाइक अपने को एक इमोशनल ट्रॉमा से चल रहे हो, आप उसे कोप अप नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको समझा नहीं पा रहा है कि यार होता है, लाइफ है ऐसा, आप नहीं समझ पा रहे हो, किसी ने आपको ड्रग दिया, ओके, वो ड्रग ने आपके इमोशन चेंज कर दिए, आप खुश होने लग गए, दिस इज टेम्पररी हैप्पीनेस। जब उस ड्रग का इफेक्ट खत्म होता है, लाइफ तो चल रही होती है नॉर्मल, और लोगों की लाइफ तो चल रही होती है ना। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में पहले थी, अब सिचुएशन उससे भी ज़्यादा डेंजर हो जाती है। सो आप उससे ही कोप अप नहीं कर पा रहे तो इससे तो कहीं कोप अप कर पाओगे। तो इसलिए बार बार उस चीज़ ड्रग चाहिए, वापस से ड्रग चाहिए, क्योंकि इमोशनल स्टेट चाहिए, एक्सटेसी चाहिए, मतलब खुशी चाहिए मन को, दुखी नहीं रहना है। दुखी नहीं रहना है तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ ड्रग करेंगे। तो ये जो बार बार डिमांड होती है बॉडी के द्वारा, बेसिक बिहेवियर बेसिक बिहेवियर मूवमेंट्स के लिए भी जो ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होती है, इट एक्सप्लेन द इन्फोर्समेंट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ एथनिसिटी। देखो, एथनिसिटी से आप पहले डेफिनेशंस पूछ रहा है बार बार इसी, स्पेशली सोशियोलॉजी के पेपर में, कि आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ एथनिसिटी से क्या समझते हैं। तो एथनिसिटी अपने आप में क्या है, जैसे हम इंडियंस हो गए, एशियन पीपल हो गए, अफ्रीकन्स हो गए, अमेरिकन अफ्रीकन्स हो गए, दे हैव डिफरेंट दियर एथनिक। ओके, एथनिक में क्या होता है कि उनका एक डिफरेंट फूड होता है, उनका एक ड्रेसिंग सेंस होता है, their how they look like a, okay, so this is ethnicity. Okay, now question is globalization of ethnicity, because in the era of, like जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लाइक हाउ द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े हैं, लोग दूसरे कंट्रीज में जाके माइग्रेंट हुए हैं, दे वहाँ रहने लग गए हैं। जैसे आज भी आप सुनते हो कि इंडियन अमेरिकन, अमेरिकन अफ्रीकन। सो ये एक प्राइम एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन ऑफ एथनिसिटी की, बिकॉज अफ्रीकन इज डिफरेंट एथनिसिटी एंड अमेरिकन इज ए डिफरेंट एथनिसिटी। नाउ अफ्रीकन ओरिजिन पीपल मूव टू नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका in the time of slave trade, that moment, okay, that time, and their culture, their dressing sense, their foods mixes with that different ethnicity, like in American African. So this becomes a different ethnicity, like American African, ग्लोबलाइजेशन हो गया उसका। ओके, सो इसकी डेफिनेशंस में क्या क्या शामिल होगा, आई कैन शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, माइग्रेशन होता है, डायस्पोरा बनता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, हाइब्रिड आइडेंटिटीज होती हैं, कल्चरल होमोजाइनेशन होता है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होने लग जाती हैं, एंड जो टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है ये इसको एक्सेलरेट करती है, because nowadays everybody uses phone. It may be Apple, it may be Android, it may be different OS also, but technology gives accelerate these kind of things, these changes, like the westernization and globalization. Okay, because the use of technology. Okay, मैं एक बार definition आपको बता देता हूँ क्या बोलती है। The process in which ethnic identities, cultures and communities transcend national boundaries and become interconnected on a global scale due to globalization। जैसा कि slave trade का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि African people moved to America, now new ethnic origins like American African, African Americans, Indian Americans, Asian peoples, ये होता है। ओके, अब हम अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट मेंशन रोल ऑफ कास्ट
इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखो कास्ट का एक क्वेश्चन डेफिनेटली सोशियोलॉजी में पूछा जाता है, चाहे इसकी डेफिनेशन पूछ ले, चाहे डिफरेंस पूछ ले, चाहे कास्ट के इफेक्ट्स पूछ ले, इंडियन पॉलिटी में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है कास्ट के रिलेटेड। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में कास्ट का रोल क्या है? देखो इंडियन पॉलिटी में इम्पोर्टेंट होती है because we have different political parties, they have different agenda, their agenda is based upon mainly on caste because vote bank. Okay, so vote bank majorly affects, or based upon vote bank they field their candidates. Once the election is done, suppose one party doesn't get the more than 50% seats, then it then happens coalition. So coalition also matters when caste decide an important factor in coalition. So after coalition, who will be the CM, who will be the PM, who which portfolio who will get. Here also caste plays an important role. Okay, in reservations also caste plays a very important role. And you can mention now recently like in backward castes there is classification. Now they want classification in scheduled caste also. So you can mention these important current relevant developments in caste in Indian politics. Okay, now I'll explain you what should we include in our answer. Okay. ओके, यहाँ देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रेटेजिकली लीवरेज कैस्ट कैंडिडेट्स टू बिल्ड वोट बैंक। मैंने बताया आपको इस बारे में भी। ओके, ये अपने कैंडिडेट्स भी इस तरह से लाइक फील्डिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम डोमिनेंट और न्यूमेरिकली सिग्निफिकेंट कैस्ट टू सिक्योर सपोर्ट। फिर आता है कि कैस्ट बेस्ड रिजर्वेशंस होते हैं एजुकेशन, जॉब्स एंड पॉलिटिकल एंड इंसेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में है, यू नो आर्टिकल 15 and 16 like in education and jobs. Okay, कास्ट इन्फ्लुएंसेस कोएलिशन, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं ना कि एक कास्ट वालों को पूरी हाफ कास्ट सीटें मिल जाएंगी। तो जो कोएलिशन होता है वो भी कुछ ऐसे ही फिर बाद में जाके बनता है। वाइल अर्बन यूथ इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज, ये आप ये उस मेंशन कर सकते हो कि अर्बन यूथ है टेक्नोलॉजी या ग्लोबलाइजेशन की वजह से कास्ट में थोड़ा कम बिलीव करता है, बट बिलीव होता है। Okay, so this will be the last question from our sociology section. This section explains like गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज इनिशिएटिव्स। ओके, इसमें आपको है ना दो वे में बताना है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे शेड्यूल फिफ्थ, शेड्यूल सिक्स्थ आर रिलेवेंट टू द scheduled tribes, and we need to mention the PVTG, प्रिवेंटिव वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, उसमें इंक्लूड करना, फिर उसके डेवलपमेंट्स के लिए करवाना। ठीक है, फिर होता है आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर वाला, फिर आता है आर्टिकल 46 जहाँ पे इस स्टेट को डायरेक्टिव DPSP का पार्ट है, जहाँ स्टेट को उनके एजुकेशन और हेल्थ के लिए कुछ एफर्ट डालने हैं बैकवर्ड कास्ट के लिए। ओके, 23, 46, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एंड जो उनका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है आर्टिकल 338A, वो भी आपको मेंशन करना है यहाँ पे। ये हो गए। इसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स जो भी होते हैं, देखो एफर्ट्स में ऐसे याद रखना है कि एजुकेशन में कौन कौन से एफर्ट्स हैं। एजुकेशन में जैसे उनके रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, फिर उनको पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी उनको स्कॉलरशिप मिलती हैं उनको लिए मेंशन करना है। कोई अगर स्पेसिफिक आपको स्कीम याद हो, जैसे एकलव्य मॉडल होता है इनका, उसके बारे में लिखना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेनली क्या करती है, जैसे स्टैंड अप इंडिया था तो उसी तरह से इनके लिए भी चलाया था, ट्राइब्स के लिए भी। ओके, और भी जैसे और बेनिफिट्स होते हैं फॉरेस्ट राइट से रिलेवेंट हो गए, क्योंकि ट्राइब्स मेनली आइसोलेटेड होती हैं मेन पॉपुलेशन से। सो वो आइसोलेटेड कैसे होगा, जंगल में होगा, फॉरेस्ट में होगा, तो उनके फॉरेस्ट रिलेवेंट राइट हो गए। ओके, सो आई एक्सप्लेन यू द आंसर।
देखो, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में किसी ट्राइब को ऐड करना, फिर ये ग्रुप बना हुआ है, इसके लिए डेवलपमेंट स्कीम चलती रहती है। सो इसके थ्रू होता है। फिर एजुकेशन में मैंने बताया था, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट देती है। एकलव्य मॉडल के रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। फिर आते हैं माइक्रो क्रेडिट स्कीम, जो कि इनको लोन दिया जाता है। फिर आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 में आया था ये। उसमें लाइवलीहुड वगैरह के लिए कैसे उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में राइट्स देना। ओके। फिर आता है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, ट्राइफेड, ट्राइब्स इंडिया, निक्षय मित्र इनिशिएटिव, जो भी ये स्कीम्स होती हैं जो ट्राइब्स के रिलेवेंट। तो सोशियोलॉजी में मेन मेन जो क्वेश्चन बनती हैं वो ट्राइब्स के बनते हैं। तो ट्राइब्स की जो भी मेजर स्कीम्स होती हैं, लाइवलीहुड की, एजुकेशन की, हेल्थ की और फॉरेस्ट राइट्स की, ये ध्यान में रखनी है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मेजर इश्यूज होते हैं जो भी सोसाइटी में चल रहे होते हैं, कम्युनलिज्म हो गया, कम्युनिटी के बारे में इश्यू हो गए, या फिर संस्कृताइजेशन, डिसंस्कृताइजेशन, कैस्ट कैसे अपने आप को परसीव कर रही हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द सोशियोलॉजी आंसर फॉर आर PSC RS मेंस, जो अभी 17 जून 2024 को हुआ था। ओके, थैंक यू गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इकोनॉमी के सेक्शन में। Bye bye. Subscribe my channel. Thank you. Thank you everybody. Bye bye.